दोस्तों गुड मोदिकर मॉर्निंग। आज के इस पावर ग्रीन टी शो विद अनूप गुप्ता शो में आपका स्वागत है, आप सभी लोगों का। और आज दोस्तों हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज एक ऐसे कपल से आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रहे हैं। सॉरी, आज वो कपल से नहीं आ पाए इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन पीरियड में उनकी वाइफ कहीं और है और वो कहीं और है। तो एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो गढ़वा पलामू से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए फिरोज जी, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे बिहार झारखंड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं रही हैं, शुरू से ये रहा है। तो आदमी करना तो चाहता है, उस बैकग्राउंड वाले लोग जो लोअर बैकग्राउंड मिडिल क्लास के होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी पृष्ठभूमि नहीं रहती है और ना ही ऐसे रिसोर्सेज होते हैं और ना ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि किसी भी बलून में अगर हवा भरी हुई हो तो उसको आप बहुत दिन तक दबा के नहीं रख सकते। वो अपने आप कितना भी समुद्र के अंदर दबा दीजिए, वो ऊपर अपने आप चला आएगा। तो इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी थी, जीवन के प्रति इनकी जो नजरिया था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत कुछ करना चाहते थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि गढ़वा जैसे एक पिछड़ा अनडेवलप, पिछड़ा तो नहीं बोलेंगे लेकिन अनडेवलप्ड जगह से होते हुए भी इनके अंदर वो ख्वाहिशें थी, कहीं ना कहीं वो उमंग थी, हिलोरे मार रहा था कि हमें जीवन में सक्सेस पाना है। और एक बोलने के लिए एक सिंपल ग्रेजुएट, लेकिन इन्होंने हर अपॉर्चुनिटीज हर आयाम को खुले नजरों से देखा और खुले मुक्त हाथों से आलिंगन किया, देखने की कोशिश की कि इसमें मेरे लिए क्या हो सकता है। और काफी कुछ उनका सफर काफी कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा है जो अभी आप उनसे सुनने को मिलेगा। दोस्तों, पिछली कंपनी में करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन ऑलरेडी करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी पता नहीं इनको क्या अच्छा लगा कि ये मोदी केयर बिजनेस में आए। और मोदी केयर में बिजनेस में बोलते हैं ना, हीरो हर फिल्म में हीरो होता है। अमिताभ बच्चन हर फिल्म में अमिताभ बच्चन ही होता है। तो इन्होंने वहां चौवे छक्के तो मारे ही, यहाँ भी जब आए तो पूरी जोश खरोश के साथ आए और यहाँ भी चौवे छक्के मारने लगे। और आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर के रूप में हमारे और आपके बीच में है जेएस इंटरप्राइजेस से। ये दो लोगों की जोड़ी है। आज एक व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति से किसी और दिन मिलवाऊंगा। तो ये जेएस इंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट करते हुए आज हमारे साथ गढ़वा पलामू से क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं जयंत पाल सर। वेलकम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। वेलकम पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में जयंत सर, आपका स्वागत है। सर को नमस्कार, मैम को नमस्कार। दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदिकर मॉर्निंग सर। कश्तियां कभी तो हारेंगी, कश्तियां कभी तो हारेंगी, साहिल पे घरौंदा बनाते जा। क्या बात, ऑसम। मेरा नाम जयंत, मैं झारखंड के डिस्ट्रिक्ट जो 3 स्टेट को जोड़ता है, जगह का नाम गढ़वा है। डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं। आज गढ़वा की अगर कुछ भी डेवलपमेंट हुई है तो यहाँ के लोगों का वो अथक प्रयास है, चाहे वो जॉब से हो, बिजनेस से हो, अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफर्ड एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लाइफ स्टाइल की अगर बात करूं तो बहुत ही लो लाइफ स्टाइल है। इस जिंदगी में कुछ करने और अपने सपनों को पूरे करने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे सिद्धतें की, बहुत कुछ किया। पर या तो इस मरुभूमि का बोलूं या फिर उनके मन स्थिति का बोलूं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफों में उनकी जिंदगी रही है। इसी में से कुछ लोगों ने अपनी तकलीफों से निकल करके बहुत सारे कुछ किया। आज उन्हीं सारे लोगों को देख करके कुछ अपने अंदर भी इंस्पिरेशन आया। मैं अपनी कहानी बताता हूं। जब मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म ननिहाल में हुआ और वह ऐसा जगह है जहां पे अचल संपत्ति तो बहुत था दोस्तों, पर लाइफ स्टाइल जो मैंने बचपन में गुजारा है, जो मैंने देखा है, वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल। एक ऐसे जगह में बिल्कुल जंगल वाला एरिया, रास्ते की भी व्यवस्था नहीं, सड़क नहीं हुआ करते थे। वहां से शहर से उस जगह को कनेक्ट करने के लिए
सिर्फ एक बस आया जाया करती थी। अगर आप कभी गढ़वा शहर में आते उस बस से, तो अगर बस निकल गई तो आपको जाने का कोई विकल्प नहीं था। मेरा बचपन ऐसे जगह में बीता जहां पे हिंदी बोलना मुश्किल था। मैंने तो 6th स्टैंडर्ड में इंग्लिश का ABCD सीखा है, हिंदी बोलना मुश्किल था। लोग लोकल लैंग्वेज में बोला करते थे। मेरा बचपन बिल्कुल एकदम जंगल वाले एरिया में बीता, जहां पे मेरे नाना जी के यहाँ चूंकि जन्म हुआ। मेरा 8वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल सरकारी स्कूल में हुई। पढ़ाई की जो स्थिति थी, कोई बेंच डेस्क नहीं हुआ करता था, हम लोग बोड़े पे बैठा करते थे, हाथ में पुस्तक और कॉपी लेके जाया करते थे। समय मिलता था तो चूंकि मेरे नाना के यहाँ बहुत सारे गाय भैंसे हुआ करती थी, करीब मुझे याद है लगभग 150 से 200 बकरियां होते हुआ करती थी। मैं उनके साथ बहुत ज्यादा जंगल में भी टाइम बिताया हूँ। तो बिल्कुल ये वो लाइफ स्टाइल थी। अचल संपत्ति दिखता बहुत है, बहुत अचल संपत्ति दिखता है, पर उसकी सिचुएशन ये होती है कि जब वो खत्म होता है तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं। मेरे ननिहाल में हमारी माँ और मेरे मामा, मेरे 2 बहन और 1 भाई हुआ करते हैं। 92 में मुझे याद है मेरे मामा जी का एक हार्ट का प्रॉब्लम आया और जांच में पता चला कि उनको हार्ट में छिद्र है, बल्ब खराब हो चुका है। और स्थिति ऐसी हुई कि उस पीरियड में 92 में करीब 6 लाख रुपीस का कॉस्ट पड़ा उनको। दिल्ली में एम्स में जाकर के हार्ट का और ऑपरेशन हुआ, बल्ब उनका चेंज हुआ। उसके बाद जो स्थिति मैंने बिगड़ते हुए देखा है, यकीनन ये मुझे सोचने पे विवश कर देता है कि लोग अचल संपत्ति की ओर बहुत ज्यादा भागते हैं। खास करके वो गांवों का एक मोमेंट होता है, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि जब आपके पास कंटिन्यू सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है तो आपके हालात ऐसे हो जाते हैं जो बयां करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस पीरियड में मुझे याद है मेरे नाना जी उस गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, बहुत बड़ी औकात हुआ करती थी। इवन उस समय मैं देखता था, अगर आप गांव को बिलोंग करते हैं, गांव को महसूस कर सकते हैं, तो मिट्टी का एक कोठी होता है, उसमें पैसे रखे जाते थे। उस समय बैंकिंग की व्यवस्थाओं पर लोगों का डिपेंडेंसी नहीं था, वो भी मैंने टाइम देखा है। खैर सिंपल पढ़ाई चलता रहा। 8वीं तक मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद एक चीज मैं वहां गौर करता था, चूंकि मेरे पूरे खानदान में अगर मैं देखूं तो कोई जॉब में नहीं है, कोई बिजनेस में भी नहीं है, सारे लोग अपने घर के काम करते हैं, अपना जो खानदानी चीजें आया करती हैं उसी में इन्वॉल्व है, यानी बेसिक जो है वो एग्रीकल्चर रहा है। पर जो खुशियां चाहिए, जो भी कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट होता था, तो उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा तकलीफें होती थी और ये मुझे बार बार कचोटती थी कि जिंदगी में क्या यही चीजें हैं। उस समय मुझे याद है कि जब मैं बड़ी मुश्किल से, चूंकि VCR चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, बैटरी से हम लोग देखा करते थे, जब हम पिक्चर देखते थे तो हमें लगता था क्या ऐसी जिंदगी हम कभी जी पाएंगे? इतनी आजादी, इतनी फ्रीडम है, इतना मस्ती है। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि दिन भर इंसान काम करता है, शाम को थक के आता है और इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बुरी है। बार बार ये कचोटता था कहीं ना कहीं। फिर भी चूंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं तो हम उसी में फिर ढल जाते हैं। कहानी ऐसी होती है, 1998 में जब मैं 8वीं पास, सॉरी 99 में जब मैं 8वीं पास किया, 8वीं पास करने के बाद चूंकि वहां पर सरकारी स्कूल 8वीं तक ही थी, उसके बाद 9th 10th की पढ़ाई करने के लिए मुझे गांव से निकलना पड़ा। गांव से निकल के जब मैं फर्स्ट टाइम शहर आया तो शहर की स्थिति को देख करके मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, शहर से गांव जाना उचित नहीं है। मैं 9th 10th किया। पहला मैं व्यक्ति था अपने गांव का, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो 86 में मेरे पापा ग्रेजुएशन किए थे। उसके बाद पहला व्यक्ति मैं अपने गांव का था जो 2002 में मैट्रिकुलेशन किया था। इस बीच में किसी ने मैट्रिकुलेशन तक पास नहीं किया। तो लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हमसे थी, चाहे हमारा सोसाइटी हो, हमारा घर परिवार हो, हमारे रिलेटिव हो, उनको ये लगता था कि नहीं, ये लड़का कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। और बेहतर का सीधा सा संबंध जॉब से था, सीधा संबंध जॉब से था। उसी पीरियड में एयरफोर्स की एक वैकेंसी आई थी,
पापा ने उस वैकेंसी को फिलअप किया था और बीटा में जाकर के मैं एग्जाम दिया था और मैं रिटन में पास हो गया था। मेडिकल की बारी आई, मैंने जाना एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मेरे और पापा में क्या कंडीशन बनी होगी। एक लड़का जो पास करता है, जॉब की बात आती है, हो सकता था पर वो एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि पढ़ाई करते करते मुझे एक चीज उस पीरियड में 10th में मेरे ध्यान में आया था, मेरे जहन में आया था मैं बैरिस्ट्री करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, आगे बैरिस्ट्री करूंगा और एक अगर वो कुछ हुआ तो बेटर है, नहीं तो फिर प्रोफेसर बनूंगा। मकसद सिर्फ क्लियर यहाँ पे था। पढ़ाई के दौर चलते रहे, पढ़ाई में मिडिल एवरेज ठीक था, एक्सीलेंट में नहीं बोलूंगा, मिडिल एवरेज ठीक था। मेहनत बहुत ज्यादा करना पसंद करता था। कहानी ऐसी होती है, 2004 में जब मैं इंटर पास करता हूं, अचानक एक मेरे मित्र मिलते हैं, उन्होंने एक प्रपोजल दिखाया। वो मेरे बचपन के मित्र थे। हमने जब 10th अलग किया, उन्होंने भी अलग किया, इंटर वो अलग जगह से किया, मैं भी अलग जगह से किया। अचानक मुलाकात होती है, उन्होंने कहा कि एक प्रपोजल है, पार्ट टाइम में इसको देखा जा सकता है। तो चूंकि किसी भी तरह की ऐसी चीजें कोई जानकारी में थी नहीं, फर्स्ट टाइम हमने 2004 अप्रैल में एक नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन किया और उसमें जो कुछ भी बताया गया, चूंकि मुझे पता था नहीं ये नेटवर्क है क्या है, मैं करता गया। ज्वाइनिंग आती गई। सिचुएशन ऐसा हुआ, करीब 2 साल मैं उस नेटवर्क कंपनी में रहा। 2 साल में मुझे अप्रोक्स 8 लाख रुपीस आए। 8 लाख रुपए हमने उस समय कमाया 2004 में, जो मेरे लिए एक मिरेकल था कि इस उम्र में मैं 8 लाख रुपए, मिरेकल था। उसका एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, तो और सारे लोग गए थे, अपलाइन गए थे, मुझे भी ले जाया गया था। तालकटोरा स्टेडियम में जब वो मीटिंग अटेंड करके मैं लौटा तो मैंने उस सिस्टम को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जो बता करके कराया गया था उसका बिल्कुल, जब मैं वहां के टॉप लीडर से मिला तो बिल्कुल फॉल्स साबित हुआ और मैंने आकर के गिव अप किया। और अपने जो भी टीम के लोग थे, मैंने उनसे बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, आपको करना है आप कर सकते हैं। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने बोला कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई की जो दृश्य है वो सही नहीं है। उसके बाद उसी पीरियड में मुझे पता चला था कि पुणे में एक यूनिवर्सिटी है जहां पे पढ़ाई होती है नेटवर्क की। क्योंकि एजुकेशन के प्रति किसी भी चीज को जानना मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, उसके तह तक जाना हमारा एक फितरत था। तो मैं चला गया पुणे। मुझे याद है उस समय अप्रोक्स 65, चूंकि एटीएम वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो 65,000 कैश लेकर के मैं निकला। मैं पुणे गया, इंक्वायरी ली। पुणे मुंबई में एक हमारे बहुत अच्छे मित्र रहा करते थे। मित्रवत ऐसी थी कि रिलेशन में लगते थे, भाई लगते थे, लेकिन चूंकि मित्रता उनके साथ संबंध था, तो अब उनके क्वार्टर पे मैं गया, रहने लगा, पता करने लगा, फिर पूरी इंक्वायरी ली। फिर मैंने, चूंकि उसमें अल्टरनेट क्लास चलता था, मैंने ज्वाइनिंग भी लिया। फिर जब मेरे पास उस समय 42,000 लग रहे थे, दो कोर्स चलते थे, 2.5 साल और 4 साल का। फिर मैंने ज्वाइनिंग लेकर के, चूंकि अल्टरनेट क्लास करने की बात आई, पैसे हमारे पास जब खत्म हो गए तो मुझे अचानक जहन में आया कि मैं घर पे आ जाऊं और पैसे लेकर के फिर मैं रिटर्न जाऊं। मैंने टिकट वगैरह करा लिया। अचानक मुझे याद आती है कि अगर मैं जाता हूं पैसे तो मिल जाएंगे, हो सकता है फिर मुझे आने ना दिया जाए। क्योंकि ये जो भी चीजें हो रही थी, ये मेरे अपने फैमिली के अगेंस्ट हो रही थी। फैमिली ये करने को कभी मेरी तैयार नहीं थी और पूरी फैमिली मुझे इसके लिए सपोर्ट में नहीं थी। और मैं जब गया भी था पुणे तो अपने मन से गया था, फैमिली के सपोर्ट से नहीं किया था। कहानी ऐसी बनती है कि अचानक ध्यान में आता है कि नहीं, लेबर ग्रेड जो वर्क करके कुछ करता है वो एक्सपीरियंस मेरे पास जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैंने फिर वहां पे एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया, 12 घंटे की ड्यूटी थी टेक्सटाइल लाइन में। और जो मैं गया 2006 में, तो मैं 2009 में आया। इस बीच में आया ही नहीं। बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे, बहुत सारे कोर्सेस वहां पे जब मैंने पढ़ाई किया, उस समय मुझे पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे नेटवर्क की क्या पोजीशन है, लीगलाइज कैसे है, हमारे यहाँ अभी क्या स्थिति है। तो वो कुछ जानने के बाद एक चीज बहुत, चूंकि ये बहुत अच्छी तरीके से उसको समझने के बाद, चूंकि जब मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद 2009 में कहानी ऐसी होती है, चूंकि हमारा जो माहौल है वो बिल्कुल गांव वाली है। गांव वाली माहौल होने का रीजन क्या हुआ कि मुझे तो आना ही था, लेकिन
एक साजिश के तहत भी बुलाया गया कि आपकी दादी का बहुत तबीयत खराब है, आप घर आ जाओ, वरना तुम मिल नहीं पाओगे। तो दादी से को मैं बहुत ज्यादा मानता था। तो हुआ यूं कि मैं घर आया, मुझे याद है मैं आया था 8 मई 2009 को। और चूंकि गांव के माहौल में ऐसा हो गया था, मेरे पिताजी को लोगों ने ये कन्विंस करने में कामयाबी पाई कि लड़का आपके हाथ से निकल गया, वो बाहर चला गया और वो हो सकता है मुंबई जैसे जगहों में शादी कर ले, आपका नाक कटा देगा। मुंबई में इतना टाइम कोई ऐसे नहीं रह सकता है, घर परिवार को छोड़ करके कैसे कोई रह सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी संगति गलत हो गई है, हो सकता है वो उधर ही शादी करके सेटल हो जाए। पापा को इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी कि कहीं बहुत कुछ तो हुआ, बात नहीं माना, लेकिन ऐसा अगर कर देता है तो हमारी नाक कट जाएगी। जब मैं आया, आने के बाद यकीनन कंडीशन ऐसी हुई कि 8 तारीख को मैं आया था, 10 मई को 8 मई को मैं आया था, 10 मई को हमारी तिलक थी और 15 मई को हमारी बारात थी। आने के बाद सिचुएशन ये हुआ था कि मेरी दादी ने मुझसे कमिटमेंट किया कि या तो तुम आए हो तो जो ऐसा बोले वैसा शादी करो, नहीं तो हमारा मरा हुआ मुंह देखो। इस हालात में मैंने बोला कि जैसा तुमको खुशी लगता है, जिस चीज में तुम खुश हो, तुम कुछ भी कर दो, जो तुम्हारी इच्छा, तुम जिसमें तुम खुश हो वो करो, मैं तुमको एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। और प्योरली मेरी कंप्लीट अरेंज मैरिज है, कंप्लीट अरेंज मैरिज। अब शादी होने के बाद मुझे क्या पता चला कि जो हमारी शादी हुई है वो इसी प्यार पे हुई है कि लड़के का आप जॉब लगवा देंगे। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे धनबाद में, तो कमिटमेंट ये थी कि आप जॉब लगवा देंगे। उसके बाद जब ससुराल आया तो फिर बातचीत हुई कि आप जॉब करेंगे, तो कहेंगे तो अब मैं बात करूंगा। हालात ऐसी हुई, मैंने एक ही लाइन में बोला था कि अगर जॉब ही करना हो तो किसी के सहारा की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं खुश हूं जहां हूं, आप मेरे ऊपर छोड़ दें। लाइफ चलने लगी। चूंकि जब आ गया तो फिर दोबारा मैं गया नहीं मुंबई। स्थिति ऐसी हुई कि उस पीरियड में कुछ मेरे पास सेविंग भी थे, मैं कुछ पर्सनल काम करने लगा। जॉब को नकारा तो फिर से घर से एक तिरस्कार मिला मुझे। स्थिति थोड़ी सी आपस में फैमिली में बनने नहीं लगी। चूंकि मैं घर का बड़ा लड़का हूं, मेरा एक छोटा भाई, सिर्फ हम लोग 2 भाई हैं। हमारी जो फैमिली है वो बिल्कुल कंबाइंड फैमिली है। मेरे पापा वगैरह 5 भाई हैं, तो सारे लोग एक ही में थे। हमारी शादी होने के बाद फिर डिवाइड हुए, सारे लोग अलग अलग हुए। उस पीरियड में मैं कुछ ऐसा काम करने लगा पर्सनली, चूंकि चीजों को चलाने के लिए इनकम तो चाहिए, आप सेविंग रख के कितना दिन तक चला सकते हैं। काम चलने लगा, मैंने कुछ सब्जी की बिजनेस स्टार्ट की घर से। बहुत अच्छा इनकम रहा, बहुत अच्छा इनकम रहा। एक सीजन में मुझे याद है मैंने 4 कट्ठे जमीन से लगभग 80,000 रुपए भी बनाए थे। 4 कट्ठे जमीन में सिर्फ सब्जी उत्पादन करके, सिर्फ एक सीजन में, गर्मी के टाइम में। लेकिन चूंकि वो सेटिस्फैक्शन मिल ना रहा था, उस बीच बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, अलग अलग प्लान हो रहे थे। कुछ लोग ये भी, चूंकि 2004 से 6 में मैं काफी अपने एरिया में फेमस हो गया था नेटवर्कर के रूप में। तो उस बीच में जब रिटर्न आए तो बहुत सारी चीजें हुई, पर कुछ सवालात जो हमारे हुआ करते थे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने की वजह से मैंने कोई वर्क नहीं किया। मैं पर्सनल वर्क कुछ ना कुछ करता रहा। इसी बीच में कुछ ऐसे हमको पर्सनल वर्क मिले जिसमें लगभग मैंने 30 लाख रुपए बनाया। और चूंकि उसमें 30 लाख रुपए बनाया था एक साल में, तो कहानी ऐसी हुई कि उसमें कुछ रिस्क मैंने ज्यादा ही ले लिया। और रिस्क लिया तो जिस काम में, पर्सनल काम में मैं था, वो ऐसा हुआ कि लगभग 60 लाख की लॉस हुई। और उसके बाद हमारी जो स्थिति हुई वो बस आप यूं समझे कि आसमान से गिरा तो खजूर पे भी नहीं अटका, सीधा जमीन पे आया। स्थिति ये हो गई कि 60 लाख रुपीस को, डैमेज को भरपाई करने में मुझे पूरे 5 साल लगे। और उस 5 साल में जो जिल्लतें मैंने सही, जो तकलीफें मैंने सही, मैं सहा, मेरी फैमिली में ने भी उस तकलीफ को सहा है। और इसके साथ सबसे बड़ी तकलीफ जो सही हमारी पत्नी ने, क्योंकि जो उसको तिरस्कार मिलता था, इवन उसके जो गहने थे मैंने कन्विंस कर करके उसके सारे गहने तक बिचवा दिए। एक टाइम ऐसा भी आया मेरे लाइफ में कि उसके बॉडी पे एक भी ज्वेलरी नहीं थे, जितने थे वो आर्टिफिशियल थे। इवन सिचुएशन ऐसी भी आ जाती थी कि मुझे घर जाने के लिए 5 से 10 रुपए किराया होता था, वो भी नहीं मिल पाता था। स्थिति इतनी डेंजर हो गई थी, इतनी दयनीय हो गई थी। 2012-13 की ये बात है। पर उस समय चूंकि मैं सिंगल था नहीं, मेरे फैमिली के सारे लोग और हमारे ससुराल वाले सारे लोगों ने मिल के एक प्लानिंग किया कि सारे लोग एक जगह बुला करके और इनको ऐसा करें कि इनको समझाएं कि आप कोई ना कोई एक प्राइवेट जॉब पकड़िए,
लेकिन मेरे जहन में एक चीज था कि एक प्राइवेट जॉब से ये जो लायबिलिटी है मैं उसको कैसे पूरा कर पाऊंगा, क्या ये किसी जॉब में पॉसिबल है? क्योंकि इतना तो मुझे भी पता था, जब नेटवर्क की जानकारी ली तो अब एक नेटवर्क तो बहुत सारी आ रही थी पर कोई भी कर लेना ये उचित नहीं था। उस समय ऑफर भी ऐसे आ रहे थे जिससे मैं बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, पर चूंकि उसका कहीं ना कहीं फिर से वो प्रॉब्लम में ही जाना था, वो कहीं ना कहीं जो मेरे समझ से थे वो बहुत ज्यादा परेशानियों का दौर था। और उस चीज से फिर एक मतलब क्या हुआ, एक गड्ढा को भरो एक गड्ढे को खोदो, तो ये मुझे मंजूर नहीं था। मैं वेट कर रहा था कुछ तो ऐसा चीज मिले, कुछ तो ऐसा चीज आएगा, कोई तो एक, चूंकि डुप्लीकेट तभी होता है जब ओरिजिनल होती है। नेटवर्क से पैसे बनते हैं, नेटवर्क का बहुत अच्छा क्रेज है, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि अभी तक हमारे पास कोई अच्छा नेटवर्क नहीं मिला। मैं वेट करता रहा, बहुत सारी तकलीफें आई, आप महसूस अगर कर सकते हैं कि चारों तरफ से मैं घिरा हुआ था, पर मुझे नेटवर्क के अलावा दूसरा कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि इतना पता क्लियर रूप से है, द बेस्ट वे ऑफ द वर्क, द बेस्ट वे ऑफ द वर्क इज नेटवर्क। और ये जो चीजें मैं पूरा कर सकता हूँ नेटवर्क से ही कर सकता हूँ। इसी बीच में मुझे एक आईडीएचए की एक कंपनी मिली, उसमें मैं कोशिश किया अपने आप को, 2 साल ट्राई किया उसमें, शायद इससे मैं अपनी स्थिति को अच्छा कर सकूं। ट्राई करते 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 2 साल लग गए, 2 साल में इनकम नहीं बन पाई, प्रेशर का दौर और भी बहुत ज्यादा मेरे ऊपर आया, तो मैंने उसको गिव अप कर दिया। जब मैंने उसको गिव अप किया, स्थिति ऐसी बनी, इसी बीच में मैं बहुत ज्यादा, चूंकि कंटिन्यू आप फेस करते 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 कहीं ना कहीं एक हरासमेंट की फीलिंग आती है, एक हताश होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, बहुत ज्यादा। चारों तरफ से जब लोग आपको टॉर्चर करने लगे, घर में जाता था वही स्थिति, मैं कहीं जाता था वही स्थिति, टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर। ऊपर वाले को बोलता था प्रभु एक मौका दे दो, आप जो मैंने अपने से जो मैंने ठाना है उसको साबित करने के लिए एक मौका मुझे दिला दो। इसी बीच में मुझे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हाथ लगा, और वो दौर था 2016। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऐसा हाथ लगा जिसने 3 साल में हमारी पूरी लाइफ की तकलीफों को, जो मैंने झेला था, जो मैं सोचता था, बिल्कुल वो स्थिति पे लाके मुझे खड़ा कर दिया 3 साल में। जो मेरा मिट्टी का घर हुआ करता है, अभी भी है, मेरे जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, मेरे माँ का स्टेटमेंट था कि पता नहीं बेटा मेरा कभी पक्का का मकान बना पाएगा या नहीं, अगर 2 रूम भी बन जाता तो बहुत अच्छा था। ऐसे ऐसे चीजें सुन करके जो अपने आप को, लेकिन मैंने जवाब कभी किसी को पलट के नहीं, वो जवाब के लिए मैं सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि अगर मैंने ऐसा किया है तो ये रिप्लाई मुझे मिल रहा है, अगर ऐसा नहीं करता तो नहीं मिलता। मुझे साबित करना जरूरी है, अगर मैं साबित नहीं करूंगा तो फिर मैं कहीं के लायक नहीं। उसी बीच में जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला, यकीन मानिए करोड़ों रुपए बनाए उस प्रोजेक्ट से, करोड़ों रुपए बनाए उस प्रोजेक्ट से 3 साल में। स्थिति ऐसी हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वो, स्थिति ऐसी हो गई कि बैंक ने अकाउंट को फ्रीज कर दिया मेरा। इस तरीके से अमाउंट आया, अकाउंट को फ्रीज कर दिया। और जो मेरा इंटरनेशनल टच का व्यक्ति था, उसने एक बात मुझे बताई थी कि जब तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगे, सब कुछ बेहतर चलने लगे, तो तुमको एक एक्स्ट्रा काम करना चाहिए जिसमें तुम्हें निपुणता है, जो तुम्हारा पसंद है, एक काम एक्स्ट्रा जरूर कर लिया करो। उसी समय जब सब कुछ बेहतर हो गया तो फिर से मेरे जहन में आने लगा, चूंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, दिक्कतें आई तो ये बात क्लियर हो गया कि मुझे नेशनल प्रोजेक्ट में हाथ डालना बहुत जरूरी है। पता नहीं ये फ्रिज कब मेरा खत्म होगा, क्या दिक्कतें क्या क्या हो गई, बहुत बहुत कुछ परेशानी उसमें भी मैंने झेला, और वो फ्रिजिंग अभी भी नहीं खत्म हुआ। वो अगले महीने मेरा फ्रिज खत्म होगा, वो फ्रिज मेरा टूटेगा अगले महीने मेरा अकाउंट एक्टिवेटेड होगा। इसी बीच में सर्च करते करते इंडियन कंडीशन की कुछ चीजें मैं
कंटिन्यू प्रयास कर रहा था, सोच रहा था, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी थी, किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं था, बिल्कुल करीब 45 लाख के आसपास का घर बनाया, मैंने 4 व्हीलर लिया, मार्केट में करीब 60 लाख से ज्यादा लोगों को यूं ही ये कह सकते हैं कि मैंने चंदा टाइप पे दिया उनके चीजों को पूरा करने के लिए। अपनी बहुत सारी लाइफ एकदम अपने हिसाब से, हमारी जिंदगी जैसा मैं सोच रहा था चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं। पर इसमें एक चीज हमें बार बार खलता था कि सारी चीजें हो रही हैं, पर इंडियन पैनल में, इंडिया में जो फेम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर ये इंडियन कोई बेहतरीन कंपनी के साथ करके मैं अगर ऐसा करता तो आज इंडिया लेवल पे एक फेम अलग मिलता, क्योंकि ख्याति का हर कोई भूखा होता है, हर कोई चाहता है कि मुझे ख्याति मिले। फेम के लिए लोग जरूर कहीं ना कहीं उसके, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे ख्याति नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आपके जहन में है कि लोग मुझे मान सम्मान दें, लोग, मैं कहीं भी जाऊं तो लोग मुझे पहचाने। इसी बीच में बहुत सारी, करीब 6 महीने हो गए मैंने ऑनलाइन सर्च कर रहा था, फिर जाकर के वही जो आईडीएसए वाली कंपनी पे जो मैं कर रहा था, जाकर के वहीं से टक से मेरा दिमाग रुक जा रहा था। पर चूंकि इनकम नहीं बन पा रही थी तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच में ऊपर वाले की कृपा, इतनी शानदार कनेक्टेड हुए हम, और हमारे स्पॉन्सर अपलाइन जयदीप सर का फोन आता है। आज जो हमारे जेस इंटरप्राइजेस में हमारे पार्टनर जो है, हमारे मित्र जो पेशे से एडवोकेट है गढ़वा कोर्ट में ही, वो और हम यूं ही गाड़ी पे बैठे हुए थे, गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, वो बैठे हुए थे, यूं ही अचानक कॉल आया हमारे स्पॉन्सर अपलाइन का कि जैन जी कहाँ है। मैं बोला सर बस गढ़वा में हूँ, घूम रहा हूँ, तो रांची तरफ आना है क्या? मैं बोला कि सर आने की तो इच्छा है, घूम ही रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, कुछ विशेष तो नहीं, बस यूं ही आइए, मिले काफी दिन हो गए। तो हम और शक्ति जी दोनों निकले रांची। मुझे याद है जब रांची में गया तो रांची में मैं होटल का नाम कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, होटल प्रताप रेसिडेंसी, तो ठीक, होटल प्रताप रेसिडेंसी, प्रताप रेसिडेंसी में एक मीटिंग चल रहा था। वहां पे मैं देखा कि एक शख्स किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद एक शख्स आते हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। चूंकि ऑलरेडी नेटवर्क में था तो मोदी केयर का तो नाम बहुत पहले से सुना हुआ था, और मोदी केयर जानता था सिर्फ इस रूप में कि मोदी केयर इज इक्विवेलेंट टू एमवे, इसके प्रोडक्ट जो है वो उस लेवल के हैं, तो उस लेवल का सरवाइव कर पाना हमारे सोसाइटी में मुश्किल है, मैं इसमें सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। जब वो डेमोन्स्ट्रेशन चला, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हमारे और शक्ति जी पे भी अप्लाई किए गए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, जब डेमोन्स्ट्रेशन से जब हम लोग हटे, पूरी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई, हम लोग आपस में सोचने लगे ये वही मोदी केयर है या किसी ने डुप्लीकेशन करके इस पे काम करना चालू किया है। तो वो जो शख्स प्रेजेंटेशन दे रहे थे उनका नाम श्री रवि रस्तोगी, हम सबों के महागुरु, और वो जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे वो हमारे स्पॉन्सर अपलाइन के अपलाइन जमशेदपुर से राजेश सर थे। कहानी ऐसे होती है, मैं जयदीप सर से बोला कि सर ऐसा है कि सर के साथ हमको बैठाइए आप, मुझे सर से कुछ बात करनी, अगर टाइम है तो चूंकि मीटिंग खत्म होने के बाद जयदीप सर ने हमको एक चीज बोला कि तो क्या ज्वाइन किया जाए? हम कि सर ऐसे नहीं, मुझे सर के साथ बैठाइए। और उस दिन मुझे याद है शाम के 5 बज रहे थे, 5 बजे से 11 बजे रात तक सर के साथ फिर से एक बार प्लान चला, पूरी क्यूरी हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना रवि रस्तोगी कौन है, फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूं उनसे, पूरी क्यूरी हुई। इवन मुझे याद है राजेश सर भी वहां थे, जयदीप सर भी थे, सिर्फ और सिर्फ मैंने निगेटिव टॉक किया था उनसे, ओनली निगेटिव टॉक किया था। और पूरे उस सेशन के दौरान कभी भी जब सर को मैंने झिंझलापन में या कभी भी फ्रस्ट्रेटेड होकर के या कोई भी चीज पे मैं वैसा नहीं देखा जो आदमी अचानक रिएक्ट करता है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि ये एक बंदा है जो हमारे लाइफ को बेहतर कर सकता है। क्योंकि मैंने जितनी भी रिएक्शन दिए हैं उसमें कभी भी, जितने भी हमने निगेटिव टॉक किए, इस पे कभी भी ये रिप्लाई नहीं। अगर वहां पे किसी ने भी निगेटिव रिप्लाई मुझे अगर दे दिया होता या चिढ़ा गया होगा तो शायद इस अपॉर्चुनिटी से मैं बहुत दूर रहता।
उसके बाद सर ने बोला कि एवरीथिंग इज क्लियर, मैं बोला ओके सर डन। तो आईडी लगाया जाए, मैं बोला सर अभी नहीं। क्यों? मैं बोला सर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाए हैं, प्लान बता दिए, प्लान मैं समझ गया, पर प्लान बेहतर है, पर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ये चेक करूंगा तब। तो ठीक है। तो राजेश सर उस समय करीब मुझे लगता है 1 से सवा लाख का अपने गाड़ी में प्रोडक्ट रखा करते थे। तो जो मैंने प्रोडक्ट का लिस्ट दिया उनको, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो जो मैंने लिस्ट, मैं बोला कोई बुकलेट है तो हाँ है, जो मैंने लिस्ट दिया उसकी प्राइसिंग जोड़ी गई, तो चूंकि ऑल एंड एवरी प्रोडक्ट मैंने रिक्वायरमेंट किया उनसे, लगभग 57,000 का आया। तो राजेश सर बोले कि सुबह एमएससी से जाकर के ले लीजिएगा, इतना प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है। और वहां से उन्होंने मुझे डेमो किट दिया। रात में हम लोगों ने प्रताप रेसिडेंसी में होल्ड किया, सुबह गए एमएससी में जाकर के एमएससी को भी जांचा, देखा जयदीप सर के साथ। जयदीप सर बोले कि आईडी लगा दिया जाए, मैं बोला सर आपकी आईडी लग गई है? उन्होंने कहा हाँ। हम बोले कि सर ऐसा करें कि आप अपने आईडी पे खरीद करके दे दीजिए। और वो टोटली प्रोडक्ट, वो जो 57,000 का जो प्रोडक्ट था जो मैं यूज करने के लिए लाया था, वो सारा का सारा हमारे स्पॉन्सर अपलाइन के आईडी पे गया। उस समय भी मैंने आईडी नहीं लगाया। जब घर लेकर के आए प्रोडक्ट को यूज करने लगे, जैसे मन वैसे यूज किए, क्योंकि उसके लिए कोई फाउंडेशन था नहीं, जैसे मन वैसे यूज किए। कुछ अपने क्लोज लोगों को हमने वो प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट ये दिया कि आप यूज करके बताना कि प्रोडक्ट कैसा है, कोशिश करना प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे, अगर अच्छा लग गया तो पैसा तुमसे लेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसका ना रिटर्न करके पैसा हमने जो लगाया वो मिल जाएगा। पर ये एक ट्रेजेडी ही कहूं, जितने लोग मिले ईमानदार मिल गए। अब मैं क्या करता उसमें, हमारी तो प्लानिंग थी नहीं तुरंत स्वीकार करने की। सारे लोगों ने एक ही बात बोला, 1 सप्ताह 10 दिन बाद सारे लोगों ने एक ही बात बोला, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, क्या करना है। क्योंकि सारे लोग नेटवर्क से इन्वॉल्व थे। हमने बोला कि चलो तो अब इसकी पूरी चीजों को जानकारी लिया जाए। फिर हमने जयदीप सर को कॉल किया, जयदीप सर ने नवनीत सर और राजेश सर को कॉल किया। पहली मीटिंग हमारी डाल्टनगंज में हुई थी, जिसमें हम 45 लोगों के साथ बैठ करके इस मीटिंग को देखे, वहीं पे डिसीजन हुआ। एक बार फिर से हमने रिपीट प्लान समझा, नवनीत सर के द्वारा फिर से अगेन रिपीट प्लान हमने समझा। उस दिन 12:30 बज गए थे रात। समझ करके फिर हम लोग वहां से गढ़वा आ गए। उस के बाद कहानी ऐसी हुई, क्योंकि वहीं पे मैंने मेंटली सेटअप किया कि मुझे जितना जल्दी हो सके प्रेसिडेंशियल करना है, क्योंकि सारे के सारे फंड यहां से मिलते हैं। और मैंने वो जो फास्ट वर्क किया, तो वो फास्ट वर्क तरीके से नहीं हुआ। जितने भी जो लोग आए हुए थे, हमने कहा कि प्रोडक्ट 10,000 20,000 से नीचे का कोई नहीं लेगा, बहुत बड़ा प्रपोजल है, प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को यूज कराओ। इवन सेम डेट में सीनियर डायरेक्टर, फर्स्ट मंथ में प्लैटिनम, सेकंड मंथ में प्रेसिडेंशियल। क्योंकि फोकस प्रेसिडेंशियल का था, मैंने प्रेसिडेंशियल किया। इसी बीच में हुआ क्या कि जो डाल्टनगंज में इवेंट मीटिंग जो हमने नवनीत सर के साथ लिया, जयदीप सर जब लेकर के आए थे, तो ये था अगस्त का महीना। 2 सितंबर को पटना में एक इवेंट था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और मुझे वहां पे इनवाइट किया गया कि आप आइए। मुझे लगा और करीबी से जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे और भी चीजों को समझने का मौका मिलेगा। तो फर्स्ट मीटिंग मैंने पटना में अटेंड किया अपने करीब 12 अपने टीम के लोगों के साथ। और वहां से आने के बाद पूरी तरीके से हम लोगों ने इस पे बिजनेस को स्टार्ट किया, समर्पण किया। पर चूंकि वो जो हो रहा था वो सिस्टम से नहीं हो रहा था, तो वो अपना दिमाग लगा करके जो भी चीज चल रहा था वो हो रहा था। प्रेसिडेंशियल हो गया, 1 लाख के आसपास, 1 लाख से प्लस पे आउट भी आ गया, बहुत अच्छा रहा। सितंबर में ज्वाइनिंग हुई, फरवरी तक में सारे फंड इशू हो गए, सब कुछ अच्छा चलने लगा। इसी बीच में चूंकि डेमोन्स्ट्रेशन की बात आती थी, पहले 2 डेमो किट था अपने पास, सारे लोगों तक ले जाने का, करने का। दिक्कतें क्या हुई, सिर्फ बहुत ज्यादा भागना पड़ा, तो दिमाग में टेंशन आने लगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसको मैनेज कैसे करें। उस बीच में कंटिन्यू हमारी जो संपर्क है हमारे ग्रेट अपलाइन नवनीत सर के साथ था। उन्होंने कहा कि आपके टीम में डेमो किट कितना रन हो रहा है। मैं बोला सर 2 रन हो रहा है। उन्होंने बोला कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स हैं डेमो किट बढ़ाइए। मैंने राजेश सर को कांटेक्ट किया, राजेश सर फिर आए। उस पीरियड में राजेश सर जब आए थे तो
तो यहाँ पे 3 दिन की उनकी पूरी विजिट रही थी। विजिट होने के बाद अप्रोक्स 17 डेमो की ट्रेनिंग होना चालू हो गया। यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज लगा, चूंकि टाइम टू टाइम नवनीत सर का तो कंटिन्यू उनका पूरा हाथ रहा है हम सबों पे, राजेश सर हमेशा कांटेक्ट में रहे, जदीप सर हमेशा कांटेक्ट में रहे। जब भी जरूरत पड़ा रवीश रस्तोगी सर आकर के हमारा गढ़वा में प्रोग्राम दिए, मीटिंग दिए, अनूप गुप्ता सर आकर के दिए। फर्स्ट मीटिंग ये देखिए क्या कंडीशन, क्या संजोग बना। हमारी फर्स्ट सेमिनार हुई थी 7 अक्टूबर 2018 को। उसमें पहले सेमिनार के मीटिंग लेने वाले हमारे राजेश गुप्ता सर। तो ये जो सिलसिला चलता रहा, ये जो आती रही चीजें होती रही, ये बहुत कुछ सीखने और जानने पर विवश कर दिया। अपने हिसाब से सिस्टम तो चल रही थी, पर बीच में जब डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गई इस बात को लेकर के, ये जो प्रोग्रेस होना चाहिए था डाउनफॉल क्यों आने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे गाइडलाइन लेना चाहिए, सर लोगों से बात करनी चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें हो रही थी, जब बेहतर कंडीशन में मैं था तो किसी को सुनने का या ज्यादा समझने का एक टेंडेंसी हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होता है। मैं जो कर रहा हूं वो आप सुने, ये हो रहा था। पर वहां पे एक बात समझ में आई कि नहीं, सारी पुराने चीजों को धरी की धराई रखो। आपको अगर यहाँ सक्सेस करना है तो आप पूरा खाली करके यहाँ के हिसाब से चलना चालू करो। चूंकि वो टाइमिंग कुछ लंबा हो गया था, अब फिर से टीम को सिस्टम में डालना, धीरे 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 सारे ग्रेट अपलाइन का हमेशा टाइम टू टाइम सपोर्ट मिलना, हमारे एसएम पंकज सर का लगातार मिलना, ये होते हो। चूंकि अब ये सिस्टम पे हमारी टीम आई हुई है, सिस्टम पे आकर के अब स्टार्ट हुई है, तो ये अभी शुरुआत है। टाइम जरूर 2 साल होने जा रहे हैं, पर सिस्टम के अकॉर्डिंग शुरुआत है। अब ये शुरुआत है और आगे जो चीजें होने वाली हैं वो अविस्मरणीय होने वाली है, वो अद्भुत होने वाली है। जब इसमें मैंने कुछ चीजों को एनालिसिस करना स्टार्ट किया तो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा खला। हमारे टीम में अक्सर जो बीच में जो कंडीशन आई वो आई कि हमारे टीम में एक दूसरे के साथ रेस्पेक्टेशन की थोड़ी सी कमी आ गई। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं एक ऐसा, चूंकि ये ऐसा सिस्टम है जहां पे रेस्पेक्ट अगर आपका नहीं होता है अपने अपलाइन का, अपने डाउनलाइन का, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो अब टीम में धीरे धीरे सारी चीजें मैनेज होते होते बेहतर होती चली जा रही हैं। अब जो आने वाला जो 1 साल है वो बहुत वंडर होने वाला है, बहुत ज्यादा वंडर होने वाला है। और जहां पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कैरियर बनाने की, अगर मैं बात करूं कैरियर को लेकर के, बहुत सारे लोग इतनी जल्दी हताश हो जाते हैं। हताश होने का रीजन होता है मैंने 1 साल किया, मैंने 1.5 साल किया, अभी तक मेरा बेहतर हो नहीं पाया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये जवाब आप अपने आप से देंगे। इतना कुछ करने के बाद आज भी मेरे पापा एक बात बोलते हैं, सब कुछ अच्छा कर लिए हो, सब कुछ ठीक हो, तुम्हारी बहुत अच्छी पकड़ हो गई है तो तुम जॉब क्यों नहीं कर लेते हो। इतना अच्छा सब कुछ इतना होने के बाद भी उनकी मेंटालिटी अभी तक ये नहीं हो पाई है। मैं अपने गार्जियन का मेंटालिटी अभी तक चेंज नहीं कर पाया, उनका है कि जॉब क्यों नहीं कर लेते, यानी जॉब से ही हम बेहतर हो सकते हैं। ये एक टेंडेंसी बनी हुई हमारे डाउनलाइन टीम में। हमारे टीम में हमारे 2 साला, दोनों सगे साला हमारे हैं, दोनों एम्प्लॉई हैं, एक सीआईएसएफ में और एक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई में। दोनों डायरेक्टर हैं, दोनों की इनकम आई है, पर अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये होता क्या है। और आप इतनी जल्दी सोचते हैं कि तुरंत हम लोगों से बात करें और तुरंत मोटिवेशन हो जाए, तुरंत आकर के ताम धड़ाम कर दे, तुरंत हो जाए, टीम बिल्ड हो जाए, फाड़ दे। ये खुश नसीब लोग हैं जिनके पास वैसे लोग आ जाते हैं और बिल्कुल चिड़ फाड़ करके बहुत बवंडर कर देते हैं। पर आप में अगर पेशेंस है, हमको आपको ये समझना जरूरी है कि अगर हो नहीं रहा है बेहतर तो बेहतर होगा, ये यकीनन है,
यकीन कीजिए बेहतर होगा, क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम में, एक इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म में, एक ऐसे मैनेजमेंट टीम के आप हिस्से में काम कर रहे हैं जिनका मकसद ये है लोगों की जिंदगी को बेहतर करना। एक ऐसे अपलाइन सीरीज के टीम में आप काम कर रहे हैं जिसका मकसद ये है आपकी जितनी बड़ी ग्रोथ हो सके कराना। और आप सोचते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में बहुत कुछ होता है। बिल्कुल नहीं। ऐसा आप अगर कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो हताश नहीं होना। अभी मुझे 2 साल हुए हैं, मैं बोल रहा हूं कि अभी ये शुरुआत है, इस जस्ट बिगिनिंग, अभी ये शुरुआत है। अभी आने वाले 1 साल में जो चीज दिखेगा वो रिकॉर्ड कायम करे। अभी इस साल का जो मेरा टारगेट है, अभी दशहरे में हम अपने टीम के साथ और अपने टीम के 2 लीडर और अपना खुद का, दशहरे में 3 गाड़ी आने जा रही है हमारी टीम में। हमारे स्पॉन्सर अपलाइन के अपलाइन राजेश सर की भी गाड़ी आने जा रही है। इस 2020 में 3 लोगों को प्रेसिडेंशियल ले जाना और 3 लोगों को प्लैटिनम कराना, ये 2020 का टारगेट है। 2021 का जो मेरा टारगेट है वो कम से कम 31 लोगों को 4 व्हीलर दिलाना और अपने टीम से 8 ऐसे लोग जो मुझे दिख पा रहे हैं, उन 8 लोगों का इनकम 3 लाख से ऊपर लेके जाना। और जब मैं 2021 में हमारा टारगेट है जीबीडी करना, लेकिन जब मैं जीबीडी करूंगा तो हमारे डाउन में जो हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं, जो टीम में से हैं, इंस्टेंट उसके नियर अबाउट 1 या 2 महीने के बाद हमारे टीम से 1 जीबीडी का होना नेसेसरी है। हम अब ये प्लानिंग कर रहे हैं, इस पे हम टारगेट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जितनी फ्रीडम इस 2 सालों में जो मैंने देखा है, अगर ये सिस्टम मुझे नहीं मिला होता तो शायद मैं और भी ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस में चला गया होता। पर ये जो फ्रीडम है, जहां पे आपके खाते में पेमेंट आने से पहले टैक्स कट जाता है, गवर्नमेंट को से कोई टेंशन ही नहीं है, ये जो फ्रीडम यहां पे मिल रहा है ना, वाकई में ये जिंदगी का एंजॉय करने वाला बिजनेस, थकने वाला बिजनेस नहीं है, तपने वाला बिजनेस नहीं है। और बहुत शुक्रगुजार हैं हम ऊपर वाले का, और बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने जयदीप सर का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिलाई, जिन्होंने एक ऐसे लाइन ऑफ स्पॉन्सर सीरीज में ला करके हमको खड़ा किया है, जहां पे आज थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो एक एक चीज का सॉल्यूशन है। ये गाइडलाइन जो है ना, ये इतना पावरफुल है, जो आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये वो गाइडलाइन सीरीज है। इन्होंने इतनी मेहनत से करके जो डायरी बनाई है, जिसको वर्कबुक बोलते हैं, इस वर्कबुक के माध्यम से अगर आप वर्क करें तो यकीनन आपके काम, आपका विजन और आपके लाइफ स्टाइल में 2 से 3 साल में वो बदलाव आएगा जो आप भी नहीं समझ सकते। आप कभी भी ये फील नहीं कर पाएंगे कि ये चेंजेस कैसे आए अगर आपने टीम मिशन के डायरी को फॉलो किया। हमारी टीम अब उस पे आ चुकी है, हम खुद उस पे वर्क कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और आगे पूरा यकीन है कि जो चीजें चलती रहेंगी, वाकई में ये पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इतिहास कायम होगा, और उस इतिहास के हिस्सेदार कहीं ना कहीं हम और हमारी टीम भी होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।